जय श्री राधे कृष्णा। मैं काउंसलर कंचन मेहता आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। अभी तक हमने बात की है ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इनकी कुछ टेक्निक्स के बारे में जिनसे हम बच सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और मेरे पास एक्चुअली एक पर्सनली रिक्वेस्ट आई है कि मैम जो इग्नू की बुक्स हैं वो इंग्लिश में है, हमसे कवर नहीं हो पा रही है, तो आप हमारी हेल्प कीजिए कुछ सिलेबस कवर कराने में। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ही आपको जो इग्नू का जो सिलेबस है वो कवर कराने की कोशिश करूँगी, जिसमें आज हम करेंगे MPCE 022 ब्लॉक 1 यूनिट 1 असेसमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी हमारी MPCE 022 असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो आज हम इसमें अपने कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक्स आते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, पर्पस ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, जिसमें हमारा इंटरव्यू मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है और केस स्टडी मेथड है। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, टेस्टिकल डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश में है, हमारी जो इग्नू की बुक्स होती है तो बच्चों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जो मैंने नोट्स हैं, इग्नू की जो बुक्स है मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो आप ये कर सकते हैं अपने इजी तरीके से इसको। तो आप इसको पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है? जो असेसमेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का एक स्टैंडर्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। लोगों के बिहेवियर को जानने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है और ये बहुत सारे तरीक़ों से भी किया जा सकता है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव असेसमेंट के दौरान हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन विभिन्न सोर्स के ज़रिए हम कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी बुद्धि है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एबिलिटी एंड इंटरव्यू है। हम इन सूचनाओं को खुद क्लाइंट या उनके बिजनेस या उनकी कोई ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, टीचर्स हैं या उनके कोई थेरेपिस्ट जिनसे उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे उनका पहले कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। इस तरह से जो क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, हम कलेक्ट करके उसको अच्छी तरह से उसकी काउंसलिंग उसको दे सकते हैं। ओवरऑल साइकोलॉजिकल असेसमेंट कॉम्बिनेशन है बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट का जो डिफरेंट सोर्सेज से ली गई है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बायोसाइकोलॉजिकल हिस्ट्री, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड होती है। अकॉर्डिंग टू मेलोनी एंड वॉर्ड, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में प्रोसीजर और जो कोई स्टेप है वो नहीं होता है। ये जो टेस्ट हैं वो फ्रीक्वेंटली किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर हम डिसीज़न ले सकते हैं। इससे कलेक्ट किए जो डाटा है उसको हम इवेल्यूट करके उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो रिजल्ट है वो हम कर सकते हैं। सभी टेस्ट को मिलाकर ही हम कंक्लूज़न निकाला जा सकता है। यह लेस रूटीन और इनफ्लेक्सिबल होते हैं। सारे टेस्ट एक इंसान पर नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, यानी कि कोई एक टेस्ट है, वो सेम टेस्ट हम उस बंदे पर नहीं कर सकते, क्योंकि हर पर्सन के लिए एक अलग टेस्ट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई 6th क्लास का बच्चा है, हमें उसका एग्ज़ाम लेना है, तो हम उसको 8th क्लास का पेपर तो नहीं दे सकते हैं ना, हम उसको 6th क्लास का ही देंगे। तो इसलिए जो टेस्ट जिस चीज़ के लिए बना है उसको उसी तरीके से ही वो टेस्ट उसको दिया जाता है। तो असेसमेंट डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करता है। असेसमेंट से हमें हेल्प मिलती है कि हम किसी भी पर्सन की सारी करैक्टरिस्टिक्स को देख कर असेस कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है और उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, और हम उस पर किस तरह से उसको किस तरीका का उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जो असेसमेंट है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड और एक होती है हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड। जो प्रोसेस ओरिएंटेड होती है उसमें तो कोई प्रोसेस होता है, यानी कि जब हमें कोई जो फिनिश है वो प्रोडक्ट नहीं होता है, उसमें कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है। हम प्राइमरी टूल्स यूज़ करते हैं और जो ऑनगोइंग रिलेशन है उसको गाइड कर सकते हैं, और प्लान उसमें ऐसे कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में किसी व्यक्ति की जो रिपोर्ट है
कोई पुरानी रिपोर्ट है उसको देखकर हम उसकी जो समस्या है उसका हम उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए किसी व्यक्ति की कोई हमारे पास कोई मेडिकल हिस्ट्री है, उसका हमारे पास कोई मेंटल स्टेटस ऑलरेडी है तो हम पता लगा सकते हैं, तो उसका हम जो रिजल्ट है वो हम निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारा पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी कि हमारे जो असेसमेंट है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। असेसमेंट में जो बच्चा है खुद की कुछ भी क्लास में जो सीखता है अपने कार्य को खुद एक्सेस करता है। बच्चा एक्सेस करता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और उसकी क्या वीकनेस है। बच्चा खुद की कमियों को जानने की कोशिश करता है और अपने को अच्छे से खुद को अच्छे से समझने के लिए सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है। इससे बच्चा अपने मन में दबी इच्छाएं हैं, उसकी जो ऐसी कोई विश हैं, कोई भावनाएं हैं, जो ऐसे मन में कई चीज़ें होती हैं जो दबी होती हैं, जो सेल्फ असेसमेंट से हम उनको जान सकते हैं। टू डायग्नोज स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, अगर किसी स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम है और उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो हम असेसमेंट डाटा को यूज़ करके उसका कारण पता कर सकते हैं और उसके फैमिली बैकग्राउंड, फिजिकल हेल्थ हो, उसकी प्रॉब्लम को जान सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। टू हेल्प इन करियर प्लानिंग एंड एजुकेशन, ये असेसमेंट इसलिए भी किया जाता है कि हम ये गाइड कर सकें कि स्टूडेंट को उसको आगे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। जो करियर काउंसलिंग होती है उसमें इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखते हुए उसे आगे करियर के लिए गाइड कर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा कोर्स चूज़ करना है, इसलिए भी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ड्राइंग या फैशन में है तो हम उसे फैशन डिज़ाइनिंग जैसे फील्ड की सलाह दे सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को उससे क्या उसको मदद मिल सकती है, उसको बाय चांस किसी बच्चे को कुछ समझना पसंद है या दूसरों की हेल्प करना पसंद है, तो हम उसको साइकोलॉजी या टीचिंग जैसे करियर के बारे में बता सकते हैं। यानी असेसमेंट जो है स्टूडेंट को सही दिशा चुनने में उसकी हेल्प करता है। टू हेल्प प्रिडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस, असेसमेंट हमें हेल्प करती है फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करने में। काउंसलर बच्चे की एबिलिटी, इंटरेस्ट और बिहेवियर को देखकर यह समझने की कोशिश करता है कि फ्यूचर में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए यदि कोई बच्चा है पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और कई चीज़ों को जल्दी सीख रहा है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है यानी कि वो अच्छा है और ये अनुभव लगाया जा सकता है कि वह फ्यूचर में है जो वो अच्छा रिजल्ट ला सकता है। और दूसरी तरफ कोई बच्चा है जो वो स्टडी में वीक है लेकिन उसको उसको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो असेसमेंट करके हम टाइम रहते जो है उसको पता लगा सकते हैं कि उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको हेल्प कर सकते हैं ताकि भविष्य में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। यानी असेसमेंट का उद्देश्य केवल वर्तमान को समझना नहीं बल्कि छात्र के भविष्य को भी बेटर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं। बच्चे असेसमेंट बच्चे से संबंधित प्रोग्रेस को जानने के लिए कुछ प्रिंसिपल पर आधारित होती है। जैसे असेसमेंट शुड बी होलिस्टिक, इस सिद्धांत को बहुत सारे मेथड यूज़ करके सूचना एकत्रित करके की जाती है। ये बहुत सारे टेस्ट को मिलाकर बना है। इसमें किसी व्यक्ति की एक मूवमेंट के आधार पर डिसीजन नहीं लिया जाता। असेसमेंट में बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर आउटपुट निकाला जाता है। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं क्लाइंट की। हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्लाइंट किस तरह से बैठा है, किस तरह का वो फेस एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्लाइंट ने सब ऑब्जर्व, क्लाइंट की जो भी मूवमेंट है वो ऑब्जर्व की जाती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह के जो टेस्ट हैं वो इंक्लूड होते हैं। और असेसमेंट में जो है जो विश्वसनीयता भी होनी ज़रूरी है, यानी कि उसको ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक बार असेसमेंट में जो रिज़ल्ट आपको मिलता है उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम आपके रिज़ल्ट में डिफरेंस हो। अगर आपको रिज़ल्ट में डिफरेंस है तो इसका मतलब जो है आपकी जो असेसमेंट है वो सही नहीं है। असेसमेंट शुड बी ऑनगोइंग। ऑनगोइंग मीन एक बार करने वाला टेस्ट नहीं होता, ये बार बार रिपीट किया जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो काउंसलिंग का वे है वो सही है या नहीं, और हमें कौन सी टेस्ट करने में और कौन से नहीं करने हैं और कौन से नए टेस्ट यूज़ करने हैं, असेसमेंट से हम पता कर सकते हैं। असेसमेंट लंबे समय तक होती है, लंबे समय तक रुक रुक के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो इसका जो बिहेवियर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। क्लाइंट का जो व्यवहार है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है क्लाइंट के बिहेवियर के बारे में। असेसमेंट शुड बी बैलेंस्ड। असेसमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
असेसमेंट में नॉर्मेटिव इंफॉर्मेटिव होती है। नॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मीन्स क्या नाम है, क्या उसकी इनकम है, कहाँ का वो रहने वाला है और उसका क्या बैकग्राउंड है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। असेसमेंट में इंडिविजुअलाइज्ड डाटा भी होता है। इंडिविजुअलाइज डाटा मीन्स क्लाइंट का जो बिहेवियर क्या है, उसकी जो बाकी इंटरेस्ट हैं वो क्या है। ये दोनों तरह का डाटा जो हमें क्लाइंट को अच्छे तरह से समझने में हेल्प करता है और क्लाइंट की जो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वे किस तरह के असेसमेंट डाटा की उसको ज़रूरत है। असेसमेंट शुड बी एक्यूरेट। असेसमेंट का जो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं असेसमेंट के लिए वो एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर असेसमेंट ही गलत करेंगे तो हम उसकी काउंसलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जिस स्किल्स के लिए जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस उस स्किल्स के लिए एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि मान लो हमें किसी का कोई टेस्ट करना है, तो एबिलिटी कर मतलब उसका इंटरेस्ट का टेस्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट कोई और करना है और उसके ऊपर टेस्ट कोई और अप्लाई कर दिया। सभी टूल्स जो है 100% एक्यूरेट नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता है, इसलिए उसमें जो एरर है वो कोशिश की कि कम होना चाहिए। असेसमेंट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असेसमेंट कॉन्फिडेंशियल नहीं होएगी तो शायद जो है बंदा वो आपसे कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर नहीं कर पाएगा। असेसमेंट कॉन्फिडेंशियल होना ज़रूरी है। असेसमेंट के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है, क्लाइंट का जो भी रिपोर्ट आती है, उसको आप किसी से शेयर नहीं करेंगे और रिपोर्ट में क्या आया है ये काउंसलिंग के एथिक्स के अंदर आता है। इसमें जो ट्रस्ट बनता है क्लाइंट और काउंसलर के बीच, उससे क्या होता है क्लाइंट और उसके काउंसलर के बीच जो है एक रिस्पेक्ट बढ़ती है। सो असेसमेंट का कॉन्फिडेंशियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे मेन पॉइंट है कि कॉन्फिडेंशियल बहुत ज़रूरी है। आगे है कि प्रोसेस क्या है असेसमेंट का। जो प्रोसेस है वो क्या है। फॉर्मुलेशन गोल, सबसे पहले हम गोल बनाते हैं कि हम किस तरह की असेसमेंट करनी है और क्यों करना है। हम क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं, उसका एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं, एक गोल सेट करते हैं और उसके बाद ही हम असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स, गोल सेट होने के बाद हम टूल्स और टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की समस्या में कौन सा टूल यूज़ करना है और कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा कलेक्शन। गोल सेट करने को टूल्स और टेक्निक डिसाइड करने के बाद हम उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं ताकि असेसमेंट में दिक्कत ना हो और क्लाइंट के जो टेस्ट परफॉर्म करने को जो दिया जाता है, मतलब जो उसको टेस्ट दिया जाता है हमें असेसमेंट में क्या होता है, कुछ टेस्ट होते हैं जो क्लाइंट को दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो है उसका डाटा वो है वो कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग स्पेसिफिक असेसमेंट डाटा। जो भी क्लाइंट को टेस्ट दिए गए हैं वो एक टेस्ट दिया जाता है, जिससे एक ही टेस्ट दिया जाता है, इससे ज़्यादा टेस्ट दिए गए हैं तो जो भी क्लाइंट ने फुलफिल किया है उसके हम रिपोर्ट निकालते हैं, उसके बाद उसकी असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से है, क्लाइंट की फैमिली से है, रिलेटिव से है या किसी फ्रेंड से है या उसने कोई बिजनेस से है या उसकी कोई बैकग्राउंड से जो भी इंफॉर्मेशन लीक ली है, जो भी ली है इंफॉर्मेशन, हम उसको सारा हम क्या है उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि जो क्लाइंट के साथ क्या इश्यूज़ हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से उसको ट्रीट करना है, कौन से टूल्स हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो हमें यूज़ करनी है, जिससे हमें होगा क्या एक बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। रीफॉर्मुलेटिंग गोल्स, जब हमें लगता है कि जो हमने गोल बनाया था उसमें कोई कमी रह गई है तो हम फिर से एक गोल बनाते हैं और ये सारा जो प्रोसीजर है वो रिपीट होता है, जिससे हमें असेसमेंट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट है उसमें ऐसे कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड, सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड है हमारा केस स्टडी मेथड। फर्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में एक इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है और एक हमारा जो होता है क्लाइंट होता है जिससे हम क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो इंटरव्यू मेथड से क्लाइंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, जिसमें असेसमेंट करने से हमें हेल्प मिलती है।
जो इंटरव्यू लेता है उसका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, उसको इस फील्ड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसमें स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है कि उसको जो है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो काउंसलर है वो ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है माइंड में रखकर इंटरव्यू लेता है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में कि फर्स्ट है हमारा वर्बल एंड फेस टू फेस। इंटरव्यू में काउंसलर को क्लाइंट की इन सब बातों को ऑब्जर्व करना है कि क्लाइंट हमें कितनी इन्फॉर्मेशन देने में इंटरेस्टेड है, क्लाइंट आपको फेस टू फेस क्या बताना चाहता है। क्लाइंट से फोर्सफुल इंफॉर्मेशन जो है आप नहीं ले सकते हैं, आप उसको कोई भी बात ज़बरदस्ती नहीं पूछ सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या है, उस पर ना जो एक ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रस्ट बनाएंगे तो ही वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर पाएगा। सेकेंड है हमारी पैरावर्बल। इसमें क्लाइंट क्या बोल रहा है, उसके बोलने का लहजा क्या है और उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं, सीधे सेंटेंस बना पा रहा है या नहीं, धीरे बोल रहा है या तेज, कौन से वर्ड यूज़ कर रहा है, उसकी स्पीच ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं, इन सब को ऑब्जर्व करना है। सिचुएशन नेक्स्ट, क्या क्लाइंट कोऑपरेटिव है, वो आंसर देने में आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं, क्लाइंट खुद से इंटरव्यू दे रहा है या ज़बरदस्ती उससे आप इंटरव्यू कराया जा रहा है, ये भी उसे पूछना है कि ये वो खुद से आया है या उसको किसी ने फोर्स किया है। और इंटरव्यू कहाँ से लिया जा रहा है, सिचुएशन क्लाइंट की, ये सब जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। इंटरव्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रक्चर इंटरव्यू और एक होता है हमारा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसमें स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एक टाइम लिमिट होती है। इसमें जो ट्रेंड इंटरव्यूअर होते हैं इसमें टाइम की लिमिटेशन होती है, कितनी देर तक इंटरव्यू लेना है। इसमें जो क्लाइंट रिस्पॉन्स देता है उसका भी जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में मार्क करना होता है कि उसने जो सही रिस्पॉन्ड दिया कि किस में नहीं, तो उसमें मार्क करना होता है सारा। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें येस और नो, वट एवर, डेफिनेटली, इस तरह के आंसर होते हैं। इसमें क्लाइंट को कोई सेंटेंस में आंसर नहीं देना होता है, वन वर्ड के आंसर देने होते हैं क्लाइंट को। एग्जाम्पल, आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई, इस तरह के जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू मेथड का यूज़ करने से जो है असेसमेंट की जाती है। सेकंड है हमारा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये नाम से ही पता चल रहा है कि अनस्ट्रक्चर, इसमें क्वेश्चन की कोई सीरीज़ नहीं होती है, पहले से क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं, इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, क्लाइंट अपनी मर्जी से आंसर दे सकता है। इसमें वन वर्ड क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, इसमें क्लाइंट खुद डिसाइड कर सकता है, खुद अपनी मर्जी से स्टोरी बता सकता है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक अच्छा तरीका है। इसमें ओपन क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, आप कैसा फील करते थे और किस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया। तो जो ये था हमारा फर्स्ट मेथड था हमारा इंटरव्यू मेथड, जो ये सारा था हमारा। अब आता है हमारा सेकंड मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड एक फंडामेंटल टेक्निक है डाटा कलेक्ट करने की। इस मेथड से जो काउंसलर क्लाइंट की हर गतिविधि पर ध्यान देता है, उसको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है और बिना कोई ऑर्डर किए, उसको कोई ऑर्डर नहीं करता है, सिर्फ उसको वो ध्यान देता है उसकी बातों पर, उसको देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है। इसमें क्लाइंट को नहीं पता होता काउंसलर उसको देख रहा है या उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इसमें क्लाइंट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। इस मेथड से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस रख सकते हैं कि हमें क्या समझ आया, क्लाइंट किस तरह से बिहेव कर रहा था, वो नर्वस था या नहीं, वो आई कांटेक्ट बना रहा था या नहीं। इस तरह से हम जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्लाइंट की जो हर गतिविधि है उस पर नज़र रख सकते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। उसकी एक आता है हमारा नेचुरलिस्टिक, एक आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड, एक आता है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड, एक आता है हमारा पार्टिसिपेटिव। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इस मेथड में आप नेचुरली क्लाइंट को ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से बिहेव कर रहा है और आप बस उसको नोटिस करते हैं कि वो क्या कर रहा है बिना उसको कोई ऑर्डर दिए। ये वैलिड माना जाता है क्योंकि आपने नेचुरल क्लाइंट की गतिविधियों को ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। इस मेथड में जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं उसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी क्लाइंट को
जैसे कि रेड कलर से परेशानी है तो आप उसके आसपास सारी रेड कलर की चीज़ें रखेंगे, बाकी सब हटा देंगे और क्लाइंट उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे क्लाइंट जो है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यानी कि क्लाइंट को प्रॉब्लम किस चीज़ से है वही सारी चीज़ें उसके सामने रखनी है आपको और बाकी सारी चीज़ें हमने हटा देनी है। नेक्स्ट होता है हमारा अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। इस मेथड में हम दूर से बैठकर बिना परेशानी उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम पता लगाएंगे कि उसको किस चीज़ से परेशानी है। हम श्योर नहीं है कि किस चीज़ से परेशानी है, पर हम उसके आसपास सारी चीज़ें रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाइंट को किस बात से परेशानी हो रही है। जस्ट एक गेस करेंगे उसके पास हम कुछ चीज़ें रखकर। पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन, इस मेथड में हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं कि हम खुद एक पार्टिसिपेंट होते हैं। जब कोई गतिविधि हो रही है तो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। ऑब्जर्वेशन मेथड से क्लाइंट के बिहेवियर को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड में हमने करना क्या है कि जो एक इकाई का अध्ययन, इसमें क्या है, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो एक पर्सन है, चाहे वो एक फैमिली है, चाहे वो एक संस्थान है, कोई भी है। केस स्टडी मेथड में जो है बिल्कुल गहराई से ही अध्ययन किया जाता है उसका। अगर किसी पर्सन का अगर केस स्टडी करना है तो उसके बचपन और जन्म से पूर्व की बातों का भी पता लगाएंगे कि बच्चे के जन्म से पूर्व माता किस जो उसकी मदर है वो किस वातावरण में रही है, उसका जो एटमॉस्फेयर कैसा था, उसकी जो फैमिली में जो प्रेगनेंसी के टाइम उसके साथ जो बिहेवियर था वो कैसा था, उसका खाना पीना कैसे था, उसके जो फैमिली के साथ रिलेशन थे वो किस तरीके से, उसके जो हस्बैंड के साथ उसके रिलेशन थे वो कैसे थे, और उसको जो प्रेगनेंसी में किस किस तरह की प्रॉब्लम हुई, जन्म के बाद बच्चा जो परिवार में रहा है या नहीं, वो सिंगल फैमिलीज में रहा है या जॉइंट में, किस स्कूल में पढ़ा है और फ्रेंड्स के साथ उसके कैसे संबंध रहे हैं बच्चे के, बच्चा गेम में या और एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करता था या नहीं, कब उसके जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर में कब चेंज आना शुरू हुआ, इस बात का भी हम पता लगाते हैं केस स्टडी में। कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, यानी एक पर्सन की जो केस स्टडी के लिए हमने उसके जन्म से पूर्व से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी है। एक गहन अध्ययन करना बच्चे के किस वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, ये एक इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। पहले क्लिनिकल स्टडी से में यूज़ होता था केस स्टडी मेथड, लेकिन अब ये काउंसलिंग में भी यूज़ होता है। बच्चे की पूरी स्टोरी को रीस्ट्रक्चर करते हुए इस मेथड में कब कब उसने काउंसलिंग हुई क्लाइंट की, उसकी जो रिपोर्ट थी उसकी सारी स्टडी करना, ये सब जो आता है केस स्टडी में। केस स्टडी यानी कि पूरी उसकी जन्म से लेकर पूरी एंड तक की उसकी स्टोरी के बारे में जानना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का जो हम है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे और कौन सी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है आपको चाहिए, और उम्मीद करती हूँ आपको जो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।